चैप्टर का नाम है डेथ। डेथ के अंदर 3 अकाउंट्स बनते हैं। पहला अकाउंट होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट्स में एसेट्स की इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और लायबिलिटी की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकाली जाती है। दूसरा अकाउंट होता है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। जिस आदमी की डेथ हो जाती है उस पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट्स। जैसे अगर एक्स की डेथ हुई तो एक्स का कैपिटल अकाउंट, वाई की डेथ हुई तो वाई का, जेड की डेथ हुई तो जेड का, या किसी भी आदमी का जिसका भी हो। तीसरा अकाउंट जो होता है उसका नाम होता है एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर अकाउंट्स का मतलब हो गया कि डेथ के बाद किस आदमी को उसके पैसे दिए जाएंगे। जैसे एक्स की डेथ हो जाती है तो एक्स के बाद एक्स का एग्जीक्यूटर अकाउंट्स बनाया जाएगा। तो पहले अकाउंट्स का नाम रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें एसेट्स की इंक्रीजिंग, एसेट्स की डिक्रीजिंग, लायबिलिटी की इंक्रीजिंग और लायबिलिटी की डिक्रीजिंग आती है। दूसरा नाम हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि जिस आदमी की डेथ हुई है उस आदमी का कैपिटल अकाउंट। तीसरा हो गया हमारा एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर उस आदमी को पेमेंट दी जाएगी जो मरने के बाद पेमेंट लेगा। हमारे पहले अकाउंट्स का नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन में 2 साइड है हमारी। पहली साइड हमारी डेबिट की होती है जिसमें हम लिखते हैं पर्टिकुलर अमाउंट्स, और दूसरी साइड हमारी होती है क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में फिर पर्टिकुलर और अमाउंट। किसी भी तरह की एसेट्स में कोई भी डिक्रीजिंग होगी यहां लिखी जाएगी। किसी भी एसेट्स में किसी भी तरह की अगर कोई इंक्रीजिंग होती है तो इधर लिखी जाती है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमें ध्यान रखना पड़ता है कि अगर अमाउंटों के साथ एट या टू दे रखा होता है तो हम बैलेंस शीट की अमाउंटों को और इन अमाउंटों को दोनों का डिफरेंस लिखते हैं। लेकिन अगर किसी डिक्रीजिंग के साथ बाय लिखा हो तो अमाउंट सेम लिखी जाएगी, और किसी इंक्रीजिंग के साथ अमाउंट में बाय लिखा हो तो अमाउंट सेम लिखी जाएगी। इसी तरह लायबिलिटी, किसी भी लायबिलिटी में इंक्रीजिंग अगर हो रही है तो वो डेबिट साइड में आएगा, अमाउंट इस जगह लिखा जाएगा, इसकी अमाउंट यहाँ लिखी जाएगी। इसी तरह किसी भी लायबिलिटी में कोई भी डिक्रीजिंग हो रही हो तो इनकी अमाउंट यहाँ लिखी जाएंगी। जैसे कि किसी भी तरह का कोई डेप्रिसिएशन, किसी भी तरह का कोई रिड्यूस एसेट्स में हो रहा हो या रिटर्न ऑफ हो रहा हो, यहाँ आएगा। एसेट्स में किसी भी तरह का कोई एप्रिशिएट हो रहा हो या फिर रिटर्न अप हो रहा हो तो वो आपकी अमाउंट यहाँ आएंगे। या किसी भी डेप्टर्स के अंदर कोई प्रोविजन हो और प्रोविजन में इंक्रीजिंग हो रही हो तो प्रोविजन का कोई भी इंक्रीजिंग आपकी बाहर आएगी। आपको परसेंटेज लगाते में ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी उसकी वैल्यू होगी वो वैल्यू मल्टीप्लाई जो भी परसेंटेज है वो अपॉन 100, इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे और अमाउंट है बाहर लिख देंगे। इसी तरह एप्रिशिएट में अमाउंट है इनकी कहाँ हो जाएंगी, बाहर हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे अगर आपको जो है कोई भी एसेट्स दे रखी हो और उन एसेट्सों में यानी बैलेंस शीट की एसेट्स में और नीचे के एसेट्स में डिफरेंस हो तो इनके डिफरेंस लिखे जाएंगे एसेट्स में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देख के। इन सभी का टोटल नीचे कर देंगे, इसी टोटल को यहाँ रख देंगे। उस टोटल में से ऊपर के सारे माइनस करने के बाद आपको जो आंसर निकल के आएगा उसे बोलेंगे टू प्रॉफिट। इसके अंदर इसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट देखेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसा होता है। रिवैल्यूएशन को अकाउंट को समझने के लिए हम एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 19 का क्वेश्चन ले रहे हैं, जिसमें बोलता है अनिल, भानु और चंदू तीनों पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5 के, 3 के और 2 के। सबसे पहले हमें देखना पड़ता है कैपिटल अकाउंट के अंदर हमारी कौन कौन सी एसेट्स हैं और क्या क्या लायबिलिटीज है। एसेट्स लायबिलिटी देखना था, हमने देखा नीचे अनिल, इनकी डेथ हो जाती है 1 अक्टूबर में। ये एग्री हो जाते हैं किस चीज के लिए साहब। फर्स्ट पॉइंट कहता गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2.5 ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर। 4 साल के प्रॉफिट के बेस पर हमें गुडविल निकालनी है, जो हम गुडविल के चैप्टर के हिसाब से निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से। अभी हम फिलहाल रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं तो हम पॉइंट नंबर बी पढ़ते हैं। ये सारी बातें हम अपने सेकंड स्टेप में डिस्कस करेंगे। बी पॉइंट है पेटेंट इज टू बी वैल्यूड एट,
8000। पेटेंट की कीमत कर दी गई 8000 की, क्योंकि यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, तो हम देखेंगे पेटेंट की पहले कीमत कितनी की थी। तो मैंने बैलेंस शीट में देखा, मेरे पास पेटेंट जो था उसकी पहले वाली कीमत थी 11,000 रुपए की। पहले अमाउंट 11,000 की थी एसेट्स में, और अब पेटेंट की जो वैल्यू हो गई वो कितने की हो गई, 8,000 की। इस तरह से हमारी एसेट्स में डिक्रीजिंग हुई, तो हमारी एसेट्स की डिक्रीजिंग यहाँ आई, हमने लिखा टू पेटेंट, और दोनों अमाउंटों का डिफरेंस 11,000 में से हमने 8,000 रुपये माइनस कर लिए, और 3,000 रुपये हमारी वैल्यूएशन बाहर आ गई। नेक्स्ट इसके बाद हमें लगा है मशीन। मशीन पे है 8 है फिर, और उसकी कीमत है 28,000। हमने देखा अपनी बैलेंस शीट के अंदर कि हमारी पहले बैलेंस शीट की वैल्यूएशन थी 30,000 मशीन की, और आज हमारे पास मशीन की जो कीमत हो गई वो 28,000 रुपीज हो गई। इसका मतलब मशीन के अंदर भी हमारी एसेट्स में क्या होगा, डिक्रीजिंग। तो हमने इसे भी यहीं लिखा टू मशीन, और मशीन की 30,000 से हमने 28,000 रुपीज को माइनस कर लिया। मेरी वैल्यूएशन बढ़ गई कितने की, 2,000 रुपए की डिक्रीजिंग। नेक्स्ट मैंने आगे पढ़ा एंड बिल्डिंग एट 25,000, और बिल्डिंग की कीमत कर दी गई 25,000 रुपए की। मैंने देखा मेरी बिल्डिंग की जो वैल्यूएशन है बैलेंस शीट में वो कितने की, 25,000 रुपीज की। 20,000 की वैल्यूएशन पहले थी, और आज के टाइम के अंदर मेरी बिल्डिंग की वैल्यूएशन कितनी हो गई, 25,000 रुपीज। यानी कि एसेट्स में इंक्रीजिंग हो गई, और एसेट्स की इंक्रीजिंग मेरी क्रेडिट साइड में गई। मैंने लिखा बाय बिल्डिंग, और 25,000 से 20,000 क्या कर दिए, माइनस। इस तरह से मेरी 5,000 की वैल्यूएशन बाहर आ गई। अब हमें क्या करना पड़ता है, दोनों साइड का हम टोटल लगा के देखते हैं हमारा कौन सा साइड ज्यादा है। हो सकता है 5,000 इधर का ज्यादा हो सकता है इधर का टोटल ज्यादा हो। अगर मेरा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होता है तो टोटल इधर रखता हूँ, इसी टोटल को यहाँ रखा जाता है। इस टोटल में से ऊपर के सारे माइनस कर देते तो हमारा आंसर निकल कर आता। अगर इस तरफ अमाउंट कम होती है तो लिखते हैं टू प्रॉफिट। अगर बाय द वे इस साइड की अमाउंट ज्यादा हो और आंसर इधर निकल गया है तो वो आंसर हमारा कहलाता है बाय लॉस। अब क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर 5,000 इधर है, और 5,000 में से अगर मैं ऊपर के माइनस करता हूँ तो ऊपर भी 5,000 है, तो दोनों टोटल क्यों है बराबर। अगर बाय द वे यहाँ पर टोटल जो है मेरा टोटल 4,000 होता तो 5,000 से 4,000 माइनस करके मेरा प्रॉफिट 1,000 का निकलता। ये हमारा पहला अकाउंट था रीवैल्यूएशन अकाउंट। हम दूसरा अकाउंट देखते हैं जिसका नाम हमारा कैपिटल अकाउंट है। हमारे सेकंड अकाउंट का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर जिस आदमी की डेथ होती है हम उसका कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। सपोज कीजिए मेरे जो पार्टनर्स हैं वो ए की डेथ हो जाती है, तो मेरा कैपिटल अकाउंट जो बनेगा वो ए का कैपिटल अकाउंट बनेगा। सबसे पहले क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी में उस आदमी की कैपिटल लिखी जाती है जिस आदमी की डेथ हो जाती है। ये कैपिटल हमारी बैलेंस शीट में होती है, और हम बैलेंस शीट में से उस आदमी की कैपिटल को उठा के लिखते हैं। जैसे ए अनिल, इसकी कैपिटल 30,000 है, तो इस कैपिटल को उठा के हम कैपिटल अकाउंट के बाय में लिख देंगे यहाँ पर अपनी अमाउंट। सेकंड नंबर पर हम यहाँ से लिखते हैं कोई भी बैलेंस शीट में कोई रिजर्व दे रखा हो, या कोई वर्कमैन रिजर्व दे रखा हो, कोई प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा हो, उस अमाउंट। लेकिन इसकी पूरी वैल्यूएशन ना लिख के इस रिजर्व के अंदर मरने वाले का जो रेशियो होता है उस रेशियो को डिवाइड कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और वो अमाउंट बाहर आती है। जैसे सपोज कीजिए इस क्वेश्चन में लिखा है जनरल रिजर्व, अमाउंट 6,000 की है, और पार्टनर्स की जो रेशियो है 5 के, 3 के और 2 के हैं। रेशियो 5, 3 और 2 के हैं। अब मरने वाले का रेशियो 5 है, तो 5 अपॉन सभी को टोटल 10, यानी कि 6,000 मल्टीप्लाई 5 अपॉन सभी का टोटल 10। 6,000 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 10, अमाउंट बाहर आएगी। आप कह सकते हैं कि उस आदमी का शेयर। थर्ड नंबर पर हम यहां से लेते हैं किसी भी तरह का कोई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस। अगर रिवैल्यूएशन का कोई प्रॉफिट होता है, जो हमने अभी पहले वाले अकाउंट्स बनाया था रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, उस रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर हमारा कोई प्रॉफिट निकल कर आता है, हम प्रॉफिट को जो है टू वाला
कैपिटल अकाउंट के बाय में लिखते हैं। अगर बाय द वे हमारा कोई लॉस निकल कर आता है तो हम उसे इस अकाउंट्स के टू में लिखते हैं। यानी रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट आपका निकल कर आया, आप उस प्रॉफिट को यहाँ लिखेंगे, मल्टीप्लाई आपका जो भी पार्टनर्स का शेयर्स है, यानी कि जो उसका रेशो है 5/10 या जो भी अमाउंट ने है उसकी कैलकुलेशन करके अमाउंट को बाहर लिख देते हैं। पहले नंबर पर बैलेंस बीडी, कैपिटल के पैसे। दूसरे नंबर पर कोई रिजर्व हो, कोई भी वर्कमैन रिजर्व दे रखा हो, या फिर प्रॉफिट और लॉस दे रखा हो बैलेंस शीट के अंदर, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो, इनका शेयर्स मल्टीप्लाई करके अमाउंट बाहर। आपने जो रिवैल्यूएशन वन अकाउंट बनाया उस अकाउंट्स का प्रॉफिट, उसमें शेयर मल्टीप्लाई करके बाहर। नेक्स्ट के साथ हम नंबर 4 पे आते हैं, और 4 पर या तो फर्म की गुडविल दी गई होती है, या फिर आपको एवरेज मेथड से, प्रॉफिट मेथड से गुडविल को फाइंड करनी पड़ती है। गुडविल जो आपकी कौन सी होती है, वैल्यूड, या आप इस गुडविल को फाइंड करते हैं। इस गुडविल में मरने वाले का शेयर निकाल लेते हैं अगर आपके पास सिंपल रेशो है, और उस शेयर्स को बाकी के दोनों पार्टनर्स के रेशो में डिवाइड कर देते हैं। या जैसे ए की डेथ हुई है तो उस गुडविल को कौन कौन देगा, बी और सी देंगे। किस रेशो में, जो उनकी गेनिंग रेशो होती है। यानी अगर आपके पास 2 रेशो दे रखे हैं तो आप न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस करके गेनिंग रेशो निकालते हैं, और गेनिंग रेशो में दोनों की गुडविल को डिवाइड कर लेते हैं। अगर आपके पास एक ही रेशो दिया है तो रिटायरमेंट वाले का पहले शेयर निकाल लेंगे और फिर दोनों के रेशो में डिवाइड कर देंगे, वो गुडविल के पैसे लाते हैं, जो भी हम आगे सीखेंगे। नेक्स्ट नंबर 5 पर आता है, 4 पर इसमें आता है 5 नंबर पर सस्पेंस प्रॉफिट। सस्पेंस प्रॉफिट का मतलब होता है कि इस ड्यूरिंग द पीरियड, जिस टाइम के अंदर इस आदमी की डेथ होती है, कंपनी का कुछ प्रॉफिट रहा होगा। अब वो प्रॉफिट किस ईयर के बेस पर है, वो क्वेश्चंस के अंदर गिवन होता है। जिस भी ईयर के बेस पर वो प्रॉफिट होता है, उस प्रॉफिट को हम यहाँ रखते हैं, जिसे बोलते हैं शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। मल्टीप्लाई मरने वाले आदमी का शेयर्स यानी कि उसका रेशो, मल्टीप्लाई जितने टाइम तक उस आदमी ने काम करा वो अपॉन 12, इसकी मल्टीप्लाई करी जाती है और अमाउंट बाहर आ जाती है। जैसे कि क्वेश्चंस के अंदर यहाँ गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2.5 ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर 4 ईयर। तो हम क्या करेंगे, चारों प्रॉफिटों को ऐड कर लेंगे, 4 का डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई परचेज ईयर के करेंगे, जो चीज निकल के आएगी उसे हम क्या बोलेंगे, गुडविल। इस गुडविल के अंदर को हम गेनिंग रेशो में, दोनों के रेशो में बांट देंगे और दोनों पार्टनर्स के पैसे बाहर आएंगे। नेक्स्ट यह लिखा है प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017-18 टेकन द accrued एट द सेम रेट दैट द प्रीवियस ईयर प्रॉफिट। यानी कि सबसे लास्ट के प्रॉफिट के बेस पर, सबसे लास्ट का हमारा ईयर के हिसाब से प्रॉफिट बैठता है 15,000, यानी कि 15,000 का हम प्रॉफिट ले लेंगे इस जगह पर। मल्टीप्लाई मरने वाले का शेयर 5/10 और टाइम कैसे देखेंगे, टाइम हमारे पास लिखा होता है, बैलेंस शीट 31 मार्च की है और इस आदमी की डेथ जो हुई है वो 1 अक्टूबर में हुई है। तो 31 मार्च से लेकर और 1 अक्टूबर तक कितना टाइम हुआ, हम इस टाइम को देखते हैं। यानी कि बैलेंस शीट की डेथ से लेकर अक्टूबर तक, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, क्योंकि अक्टूबर की तो पहली तारीख है, तो इस तरह से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 6 मंथ हो गए। तो टाइम हमारा होगा 6/12। कैलकुलेशन करके पैसे बाहर रख देते हैं। मोस्टली 99% ज़्यादातर ये चीज़ें आती हैं। इसके अलावा कुछ पॉइंट और भी आते हैं, तो पहले यहाँ तक देखते हैं। इन सभी का टोटल हम नीचे कर लेते हैं। इसी टोटल को उठाकर यहाँ रख दिया जाता है। यही टोटल आप एज इट इज़ ऊपर रख लेते हैं। अगर ऊपर कोई बैलेंस शीट में आइटम दे रखा हो, कोई गुडविल, कोई जर्नलिज्म, तो उसे बांट लेते हैं। नहीं तो आपको जो आंसर निकल के आता है उससे बोलते हैं आप एग्जीक्यूटिव, और ये पैसा आपका एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। यहाँ हम छोटा सा एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते हैं। एग्जीक्यूटर अकाउंट्स के अंदर आपके मुश्किल से 4 लाइन का पार्ट होता है। कोई डेबिट वाला कॉलम, पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, फिर पर्टिकुलर, उसके बाद फिर अमाउंट और ये क्रेडिट। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं बाय ए कैपिटल, क्योंकि
यहाँ की अमाउंट उठकर आपकी नीचे आ जाती है इस साइड। इस अमाउंट को आप नीचे रख देते हैं, ये अमाउंट यहाँ आ जाती है। अगर कोई अमाउंट पेड नहीं करी गई तो ये बैलेंस आपका कहलाता है टू बैलेंस CD। इस अमाउंट को आप एज इट इज यहाँ लिख देते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ कैश पेड कर दिया गया हो एग्जीक्यूटर को, तो जो कैश पेड करा जाता है उस कैश को हम यहाँ लिख लेंगे इस जगह पर, और नीचे वाली अमाउंट से इस अमाउंट को माइनस करने का तब पैसे यहाँ लिखे जाएंगे। सपोज की आंसर 1 लाख रुपए का निकल कर आया, 1 लाख यहाँ, 1 लाख यहाँ, 1 लाख यहाँ। 1 लाख में से हमने 10,000 पेड कर दिए, तो 1 लाख में से 10,000 माइनस करके हमारा आंसर कितना आएगा 90,000। इसके लिए हम क्वेश्चन लेते हैं। आप ध्यान से एक बार क्वेश्चन ले रहे हैं। TS ग्रेवल का नाम है RST पार्टनर्स है। शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो है 5, 3 और 2 के। 31 दिसंबर 2005 में हमारे पास बैलेंस शीट है। सबसे पहले हम बैलेंस शीट में देखते हैं कोई रिजर्व, कोई वर्कमैन रिजर्व, कोई प्रॉफिट एंड लॉस तो नहीं दे रखा। अगर दे रखा होता तो हम उस पर टिक लगा लेते हैं, लेकिन ध्यान रखते हैं कि प्रोविडेंट फंड को नहीं टिक लगाते और ये अमाउंट कैपिटल अकाउंट में बांटी जाती है। इसी तरह से इस तरफ देख लेते हैं कोई गुडविल, कोई प्रॉफिट एंड लॉस या कोई सस्पेंस अकाउंट तो नहीं है। अगर दे रखा होता तो हम उस पर टिक लगा लेते हैं। इसे कैपिटल अकाउंट के 2 में डिवाइड कराया जाता। अब हम देखते हैं कि टी की डेथ हो गई 1 मई में, यानी हमारा जो पार्टनर है जिसका हम अकाउंट्स बनाएंगे उसका नाम है टी। हमने इस पर टिक लगा लिया कि टी की डेथ हुई है 1 मई में और हमें टी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। मैंने आगे पढ़ना स्टार्ट करा कि 1 मई में डेथ हुई है और मेरी जो बैलेंस शीट थी वो थी 31 दिसंबर में। तो इसका जो टाइम हो गया दिसंबर से लेकर मई तक, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्योंकि मई की 1 तारीख है तो इसका टाइम जो बैठेगा 4 महीने के बाद डेथ का टाइम हो गया। फर्स्ट पॉइंट, गुडविल बी वैल्यूड एट 2.5 year परचेज, एवरेज ऑफ लास्ट 4 year प्रॉफिट विच वर 65,000, 60,000, 80,000 और 75,000। यानी कैपिटल अकाउंट के लिए मुझे किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? गुडविल की। जब मुझे गुडविल की जरूरत पड़ेगी तो मैं इसकी गुडविल की कैलकुलेशन करूंगा। तो उस कैलकुलेशन को हम कैसे करते हैं ये निकालेंगे अभी। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास मशीन भी वैल्यूड एट, अब क्योंकि मशीन की वैल्यूएशन दी है तो मुझे रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैं देखता हूँ सबसे पहले पढ़ना रिवॉल्यूशन अकाउंट। डेथ के क्वेश्चन में सबसे पहले अकाउंट्स का नाम रिवॉल्यूशन अकाउंट। कोई भी एसेट्स में डिक्रीजिंग है तो यहाँ, किसी भी एसेट्स में इंक्रीजिंग है तो यहाँ। इसी तरह लाइबिलिटी की इंक्रीजिंग और लाइबिलिटी की डिक्रीजिंग। तो मैंने सबसे पहले देखा कि इसने बोला मशीन इज टू बी वैल्यूड एट। मशीन की पहले वैल्यूएशन मेरे पास थी कितने की? 1,50,000 की, और आज मेरे पास कीमत कितनी हो गई? 1,40,000। यानी कि अमाउंट डिक्रीज हो गई, एसिड्स के अंदर डिक्रीजिंग हो गई। मैं आ गया एसिड्स की डिक्रीजिंग में 2 में, लिखा 2 मशीन, और दोनों का डिफरेंस यानी कि अमाउंट 1,50,000 में से मैंने माइनस कर दी 1,40,000 रुपये और मेरा डिफरेंस आ गया 10,000 रुपीज का। नेक्स्ट पॉइंट इसी के बाद है पेटेंट इज टू बी वैल्यूड एट, फिर एट हो गया 40,000 का। तो मैंने फिर देखा पेटेंट कितने का था पहले, 30,000 का, और आज की कीमत कितने की हो गई? 40,000। यानी कि एसेट्स में मेरी एसेट्स के अंदर क्या हो गई? इंक्रीजिंग। पहले 30,000 था और अब कितने का? 40,000 का। एसेट्स की यहाँ पे डिक्रीजिंग थी और एसेट्स की इंक्रीजिंग यहाँ है, तो मैंने यहाँ लिखा बाय पेटेंट। और 40,000 से 30,000 माइनस करने के बाद मेरी वैल्यूएशन 10,000 अप हो गई, यानी एसेट्स में इंक्रीजिंग। मैंने आगे पढ़ना स्टार्ट करा। लीज होल्ड यानी लैंड की जो कीमत हो गई वो हो गई 1,25,000 को, 1,25,000 की। तो मेरे पास पहले लैंड की कीमत कितने की थी? 1 लाख की, और आज की वैल्यूएशन कितनी हो गई? 1,25,000। इसका मतलब है पहले 1 लाख थी कीमत और अब 1,25,000 हो गई, तो एसेट्स में इंक्रीजिंग हो गई। अब मैं देखता हूँ मेरी एसेट्स की इंक्रीजिंग कहाँ जाती है। एसेट्स की ये डिक्रीजिंग थी, यहाँ पर एसेट्स की इंक्रीजिंग। बाय में आ गया बाय लीज होल्ड, 1,25,000 में से मैंने माइनस कर दिए 1 लाख रुपए, यानी कि 25,000 की इंक्रीजिंग हो गई। नेक्स्ट इसके बाद हमारा आ गया था फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन, यानी कि रिवॉल्यूशन अकाउंट खत्म हो जाता है। तो मैं पहले रिवॉल्यूशन को टोटल कर लेता हूँ और देखता हूँ प्रॉफिट आ रहा है या लॉस। इधर 10,000 है,
इधर 10,000 और 25,000 है, तो मैंने दोनों को प्लस कर दिया, 35,000 की वैल्यू होगी। 35,000 ही मेरी यहाँ आ गए। 35,000 से 10,000 चले गए और मेरा प्रॉफिट जो निकल के आया वो 25,000 का। मैंने लिखा टू प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में मेरे काम आएगा, मैंने अभी ऐसे छोड़ दिया। नेक्स्ट मेरा अकाउंट्स है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्योंकि टी की डेथ हुई है तो मेरा कैपिटल अकाउंट किसका बनेगा, टी का। सबसे पहले मैंने कैपिटल अकाउंट में लिखा बाय बैलेंस बीडी, जैसे कि मैंने पीछे देखा था फॉर्मेट में, बाय बैलेंस बीडी। और बैलेंस बीडी में हम लिखते थे कैपिटल के पैसे, टी की कैपिटल। मैं आ गया बैलेंस शीट में, टी की जो कैपिटल है 75,000 है, मैंने आराम से यहाँ से 75,000 टी की कैपिटल डाली। नेक्स्ट इसके बाद हम फौरन बात देखते हैं कोई रिजर्व वगैरह तो नहीं है, तो मेरे इसके अंदर अगर कोई रिजर्व है तो मैं उसमें शेयर निकालूंगा। मैंने देखा मेरे पास रिजर्व फंड हैगा कितने का, 30,000 का, और टी का जो शेयर है वो लास्ट वाला था, यानी टी का शेयर कितना होगा, 2 अपॉन सभी का टोटल 10। तो मैंने रिजर्व के लिए 30,000 रुपीज, और इसमें टी का शेयर 2/10 कर लिया। अब 30,000 का 2/10 6,000 अमाउंट यहाँ आ गई। जब मैं लाइबिलिटी देखूंगा तो हाथ के हाथ एसेट्स भी देखूंगा कि इसमें कोई पॉइंट तो नहीं है। इसमें मेरा पॉइंट था गुडविल का। इस गुडविल का काम केवल कैपिटल अकाउंट में बटना है और कुछ नहीं। नीचे वाली गुडविल से ये गुडविल अलग होती है। बैलेंस शीट में जो गुडविल होती है वो गुडविल अपेयर होती है, जो पहले से मौजूद होती है। इसका काम केवल कैपिटल अकाउंट के 2 में बांटना होता है। आप यहाँ लिखते हो 2 गुडविल, और गुडविल की जितनी भी अमाउंट हमारी थी, जैसे यहाँ 25,000 थी, उसमें भरने वाले का शेयर निकाल देते हैं 2/10। अब 2/10 करने पर इसकी वैल्यूएशन आ गई कितने की, 5,000 की। और इसका कोई काम नहीं कराया जाता, यानी कि जो गुडविल बैलेंस शीट में होती है आप उसे कैपिटल अकाउंट के 2 में बांट लेते हैं उसके रेशो। हमारा ये वर्क पूरा हो गया। नेक्स्ट मैं देखता हूँ मेरा रिवॉल्यूशन अकाउंट बना है और उसमें प्रॉफिट आया था, तो तीसरे नंबर पर मैंने रिवॉल्यूशन के आंसर को लिख लिया, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। जो मेरा प्रॉफिट निकल गया, मेरा प्रॉफिट भी 25,000 था, तो 25,000 में भी मैंने भरने वाले का शेयर निकाल दिया 2/10। यानी कि हर चीज में हमें भरने वाले का हिसाब देना है कि इसके कितने कितने पैसे हमारे बिजनेस में बैठते हैं। सबसे पहले बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी के बाद कोई रिजर्व वगैरह, कोई गुडविल वगैरह, कोई वर्कमैन जो बैलेंस शीट में हो, उसे बांट देंगे ओल्ड रेशो में। सेकंड नंबर के बाद थर्ड नंबर पर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट है तो बाय में और लॉस होगा तो 2 में, आप शेयर में बांटेंगे। नेक्स्ट नंबर 4 है हमारा, जिसमें हम गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। हम देखेंगे कि गुडविल कैसे निकाली जाएगी, उस गुडविल की कैलकुलेशन देखते हैं थोड़ा के गुडविल को। ये हमने चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में पढ़ा था। गुडविल वैल्यूड 2.5 ईयर परचेज, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर which were 65,000, 60,000, 80,000, 75,000। तो सबसे पहले मैंने गुडविल फाइंड करी। गुडविल के लिए आपको याद है हम करते थे टोटल प्रॉफिट, अगर कोई लॉस होता था तो उसे माइनस कर देते थे अपॉन नंबर ऑफ ईयर, जितने भी आपके ईयर हैं वो, मल्टीप्लाई परचेज ईयर, जिसे आप टाइम से भी बोलते थे। सबसे पहले मेरा प्रॉफिट जो है वह 65,000 का, उसके बाद मेरा प्रॉफिट हो गया 60,000, उसके बाद हो गया 80,000, 80 के बाद है फिर 75,000। प्रॉफिट कौन कौन से, 65,000, 60,000, 80,000 और 75,000। इस तरह से 1, 2, 3, 4 ईयर हो गए, और परचेज मेरे कितने हो गए, 2.5 ईयर परचेज। इन सभी मैंने 4 का डिवाइड करा और मल्टीप्लाई, आप 2.5 के लिए यूज कर सकते हैं 2 2 4 और 1 5/2, या आप 2.5 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने 5/2 ले लिया है। सभी का टोटल करता हूँ, मेरा टोटल हुआ 2,80,000। 4 का डिवाइड मल्टीप्लाई 5/2, तो मैंने पहले 2 से काट दिया, 70,000, 2 से और काट दिया 35,000, और 35,000 में मल्टीप्लाई कर ली 5 की।
और हो गया 175, हमारी गुडविल बैठी 1,75,000। हमने गुडविल 1,75,000 में पहले टी का शेयर निकाल लिया। 1,75,000 मल्टीप्लाई 2/10, अमाउंट निकल गया 35,000। अब गुडविल जो 35,000 है वो डिवाइड कर दी जाएगी आर में और एस में, जो उनकी रिमेनिंग रेशो 5:3 या जो भी गेनिंग रेशो होंगी। तो सबसे पहले मैंने आर में बांटा 35,000 मल्टीप्लाई 5/8, वैल्यूशन निकल गया 21,875। फिर 35,000 को 3/8 में यानी दूसरे पार्टनर्स का रेशो बांटा, इसकी वैल्यूशन निकल गई 13,125। यानी कि सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाली जाएगी। जो भी आपकी गुडविल निकल कर आएगी उस गुडविल में आप पहले रिटायरमेंट वाले का यानी कि डेथ वाले की जो है शेयर निकाल लेंगे, जो भी पार्टनर्स की डेथ हुई है टी का शेयर 1,75,000 मल्टीप्लाई टी का शेयर्स, जो शेयर निकलेगा उसे रिमेनिंग पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। ये पैसे हमारे जो है किस में आ गए, कैपिटल अकाउंट के अंदर, जो हम लिखेंगे दोनों के नाम से बाय आर कैपिटल और एस कैपिटल के नाम से। आर की वैल्यूएशन 21,875 और एस की वैल्यूएशन 13,125। जो आपकी गुडविल निकल के आई थी उस गुडविल को हमने यहाँ दोनों में डिवाइड कर दिया। लिखा जाएगा बाय आर कैपिटल के नाम से, बाय एस कैपिटल के नाम से, हम गुडविल के नाम से इसे नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है सस्पेंस प्रॉफिट का। कहता फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन टी शेयर ऑफ प्रॉफिट 2006, द प्रॉफिट ऑफ 2006 शुड बी टेकन द हैव अकर्ड ऑन द सेम स्केल 2005। यानी टी का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट 2006 का हमें लेना है वो ऐसे लेना है जैसे कि 2005 का प्रॉफिट। तो हमें देखना पड़ेगा 2005 का प्रॉफिट हमारा कितना है। हमारे यहाँ प्रॉफिट थे 2002, 2003, 2004 और 2005, यानी कि 2005 का प्रॉफिट हमारा कितना हो गया 75,000। हमें इसकी वैल्यूएशन पे लेना है। हमने लिखा बाय सस्पेंस प्रॉफिट, सस्पेंस प्रॉफिट में हमारा प्रॉफिट हो गया 75,000 मल्टीप्लाई डेथ वाले पार्टनर्स का शेयर मल्टीप्लाई उस पार्टनर्स का टाइम, वो टाइम जो हमने भी शुरू में कैलकुलेट करा था। कहाँ से? 31 दिसंबर के बाद, वो हमारा 1 मई में है, यानी दिसंबर के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, क्योंकि मई की पहली तारीख थी। तो 4/12, 4/12 से काटने का अमाउंट हमारी यहाँ आ गई सस्पेंस प्रॉफिट की। अमाउंट निकल गई 5,000 रुपीज। अब सभी का हम टोटल कर लेंगे। 75,000 प्लस 6,000 प्लस 5,000 प्लस 21,875 और 13,125 और 5,000, हमारा टोटल बैठ गया 1,26,000। इसी पैसे को हमने उठाकर यहाँ रख दिया 1,26,000 और इससे 5,000 माइनस हो गए और हमारा आंसर आया 1,21,000 टू एग्जीक्यूटर। नेक्स्ट ये अमाउंट आपकी ट्रांसफर हो जाएगी किसमें? एग्जीक्यूटर अकाउंट में। सबसे पहले हमने लिखा बाय टी कैपिटल 1,21,000 रुपीज। अब क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला इस सम ऑफ 21,000 पेड इमीडिएटली, 21,000 रुपए उसे इमीडिएटली पेड कर दिए गए। तो जो पैसा पेड करा गया इमीडिएटली हमने उसे लिखा टू कैश, या आप बैंक के नाम से भी लिख सकते हैं 21,000 रुपीज। बैलेंस बंद कर दिया 1,21,000, 1,21,000 और अब मेरा आंसर निकल के आया कितने का? 1 लाख रुपीज का। ये हो गया टू बैलेंस शीट। आगे वो कहता है कि बाकी के पैसे को जो विद इंटरेस्ट दे रहे हैं तो इसके लिए इंस्टॉलमेंट अकाउंट अलग से बनेगा। हमारे यहाँ तीनों अकाउंट्स कंप्लीट होते हैं। पहला अकाउंट्स रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसमें हमने देखा एसेट्स में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, लायबिलिटी की इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जो आंसर निकल के आएगा उस आंसर को आप क्या बोलेंगे? प्रॉफिट, या उधर निकलेगा तो लॉस। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बैलेंस भी दी, कैपिटल का पैसा, कोई भी रिजर्व या गुडविल वगैरह बैलेंस शीट में दी हो तो वो अमाउंट, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, इसमें भी शेयर, गुडविल आपने वैल्यूएशन फाइंड करी, उसे दोनों पार्टनर्स की गेनिंग रेशियो में डिवाइड कर दिया,
सस्पेंस प्रॉफिट, इन सभी का टोटल नीचे आ गया। इसी टोटल को यहाँ रखा और ऊपर की अमाउंट माइनस कर दिया। क्या लाया, क्या चीज़, एग्जीक्यूटर। और ये पैसे एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर हो गए 1,21,000। अगर कोई पैसा आपने पेड करा है तो उस पेड वाली अमाउंट को आप माइनस कर देंगे और जो बैलेंस आपको निकल के आएगा वो आपका नेट एग्जीक्यूटर कहलाएगा।